हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है रिस्पिरेशन इन अ प्लांट। ये एनसीईआरटी 11वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो है हम करेंगे कि जो है पादपों में किस प्रकार जो है श्वसन होता है। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों का डोज लेके आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपको हिंदी और इंग्लिश में समझने के लिए। ठीक है, इसमें जो है हम रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है कैसे श्वसन क्रिया करती है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है जिम्मेवार है। ठीक है, ये सब बातें होगी, लेकिन सब बातें होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our topic is respiration in a plant. Friend, what do you mean to the respiration in a plant? Here, two most important prerequisites of their life is a continuous supply of materials for the growth of body and energy for a carrying out of various life processes. All the system from a single cell to the ecosystem is a require energy to the work. Friend, the energy is important for the all organism. As you have already studied, light energy is converted into the chemical energy by plant during to the photosynthesis, and this energy then stored in the bond of the complex molecules such as glucose and then starch. It is these complex molecules which are given the name food. However, the energy in the food has to be made available to their cell in usually from this is the role of the respiration. The respiration is the process which is the fat and protein as the energy stored in the organic molecules is released by oxidation. This energy is thus made available the living cells in the form of ATP, adenosine triphosphate. To mean to the ATP is a adenosine triphosphate. The O2 oxygen required for the respiration is obtained from the atmosphere. ATP is the energy currency of the cell. This lesson covers the various aspects of the respiration in a plant. After the complete this lesson, you will be able to define respiration, fermentation, and photorespiration and the respiratory coordinate, and the list the basic element of aerobics respiration and the write the chemical equation representing it, and state the role of the fermentation of industries and compare the anaerobics and aerobics respirations, and draw the flow chart to be show the basic step is the cover cycles, and explain how the energy is actually released and the stored in the form of ATP in the cell. Account for the 38 ATP molecules that are released during the aerobic respirations, and list the factors that influence the rate of respiration and share their usefulness of
RQ value of different food item, and also to understand the pentose phosphate pathway mean PPP. Friend, yep. Here, pentose phosphate pathway is the most important, which is a special feature of the microbe, bacteria, and fungi, as well as their cell of highly active tissue of the animal. There is the pentose phosphate pathway is the bacteria and fungi as well as the cell of the highly active tissue of animal. तो यहाँ पर जो है पादपों में श्वसन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हमारे समक्ष आया है। पादपों में हम श्वसन कैसे करते हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जो है पौधों के डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट वर्क के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग किया है। बट हमने जो प्लांट्स में कैसे रिस्पिरेशन होती है, पादपों में कैसे श्वसन होती है, ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। ये 11वीं क्लास के बच्चों को जो NCERT पढ़ते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और NIOS बच्चे को तो है ही है। कहते हैं दोस्तों, इसमें जो बताया गया है जीवन के लिए 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति कैसे होती है, और दूसरा है तथा जो है विभिन्न जो है शारीरिक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। कहते हैं सभी तंत्र कोशिकाओं से लेकर पारित तंत्र तक के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तथा ऊर्जा जटिल अणु जैसे ग्लूकोज तथा स्टार्च आदि में संचलित हो जाती है। इन्हीं जटिल अणुओं को जो है भोजन का नाम दिया गया है, जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। परंतु भोजन में संचलित ऊर्जा का कोशिकाओं को उपयोगी रूप में उपलब्ध होना आवश्यक होता है, कि जब तक वो जो है उपयोगी ऊर्जा के रूप में कोशिकाओं को उपलब्ध नहीं होगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अंततः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें जो है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा जो है ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है, और ये ऊर्जा जो है जीवित कोशिकाओं के लिए ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए दोस्तों, यहाँ ATP का फुल फॉर्म दिया हुआ है, जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी फुल फॉर्म आपको ATP का पूछ लिया जाता है, तो याद रखना कि ATP का फुल फॉर्म जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, ये जो ATP है इंसानों में भी, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी, और जो ये पेड़ पौधे हैं उनमें भी ATP का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं ATP जो है कोशिकाओं को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, यानी ऊर्जा के लिए ये मनी भी होता है, क्योंकि इससे ही वो जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस पार्ट में जो है श्वसन विभिन्न पहलुओं के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे, और इसके बारे में जो है अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों कि उससे करने से पहले इस पार्ट के अध्ययन के जो है समापन के पश्चात जब आप खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो आप बहुत कुछ जान सकोगे। तो देखिए क्या क्या आप जानने के अप्लीकेबल हो जाओगे। श्वसन क्या होती है, Q1 क्या होता है, प्रकाश श्वसन का श्वसन गुणांक की परिभाषा कैसी होगी। ठीक है, अनाऑक्सी श्वसन की मूलभूत घटनाओं की सूचना बना सकेंगे, उनके व्यक्त करने और रासायनिक समीकरण को भी लिख पाएंगे, और Q1 की प्रक्रिया के उद्योगों में उपयोग को समझ सकेंगे कि फर्मेंटेशन का जो है इंडस्ट्रीज में कितना उपयोग है, और वायवीय ऑक्सी और अवायवीय श्वसन की तुलना भी कर पाएंगे, और जो है क्रेवंस चक्र के विभिन्न पदों के आरेखित चित्र भी आप समझ सकोगे। साथ में आप ATP के अणुओं की ऊर्जा किस प्रकार मुक्त करती है इसके विषय में भी आप समझ पाओगे। ऑक्सीवायवीय श्वसन के फलस्वरूप निकलने वाला जो है 38 ATP यानी 38 ATP अणुओं का भी आप समझ सकोगे कैसे क्या करना है। उन कारकों की सूची बना पाओगे जो कि श्वसन को प्रभावित करती है। विभिन्न भोज्य पदार्थ के श्वसन गुणांक यानी RQ वैल्यू की भी गणना आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं हमारा कि श्वसन मीन्स रिस्पिरेशन होती है क्या है। The next topic is respiration. Friend, the respiration is the most important for human and plant. The respiration is their step view. Wise is the oxidation of complex organic molecules and release of energy as a ATP from various cellular metabolic activity. It's involved exchange of gases between to the organic and external environment. The greens as well as non-greens plant obtain oxygen from their environment and return to the carbon dioxide and water vapor into it. This mere exchange of gases is known as the external respiration or breathing is the case of animals. It is a physical process. The biochemical process which occurs within the cells and oxidize food to obtain energy is known as a cellular respirations. The various enzyme, biocatalysts and catalyze
There is a process. The process which will be cell obtain energy from a complex food molecules depend upon to whether or not oxygen is present in the environment and utilize. The respiration is a term aerobic when the oxygen is the utilized and anaerobic. Friend, respiration term is anaerobic when the oxygen and utilized and anaerobic is the oxygen in the not be utilized. In anaerobic respiration, organic molecules are uh, incomplete broke down in the cytosol of the cells. Only a small fraction of energy is captured as a ATP for used by the cell. In aerobic respiration, the reaction of anaerobic respiration are flowing by the oxygen requiring process that release is a much large quantity of the energy in the form of ATP. This occurs in the mitochondria of the eukaryotics and their folded plasma membranes, mesosome of the eukaryotics. It is important for you to be a note that is several common processes occur in both anaerobic and aerobic respiration, such as the oxidation reaction is a release chemical energy from a complex food. First and second is the use of coenzyme as a carrier of the hydrogen to remove the hydrogen from their organic molecules, leading to reductions of coenzyme and oxidation of their substrate. The most of hydrogen carry are NAD, means nicotinamide and adenines, dichloronucleotides, and FAD is the flavins, adenines, dichlorotides. These are the later reoxidizing the releasing energy from ATP synthesis and use of high energy phosphate compound like ATP from energy transfer. This basic difference between the two form of respiration are given this table. Here in this table, difference between the aerobic and anaerobic respiration. The first of all, aerobic. Aerobic mean air. Anaerobic mean no air. Here, completely clear. Aerobic mean present of air. Anaerobic mean no air present. So, first is take place in the presence of oxygen. Anaerobic processing is take place in a complete absence of oxygen. And second is aerobics. There lead to be a complete oxidation of organic substrate. And anaerobic is an incomplete oxidation of organic substrate take place. Here, there is the it is the most common in the highly organic organism, both plant and animal, is the aerobic respiration, plant and animal. But anaerobic is take place in a lower organic such as bacteria, fungi, and in a higher animal under a limiting as a condition of oxygen. Example in the muscles says oxygen present in the insufficient. Here formation is C6H12O6 is the formation by 6CO2 plus 6H2. Here the present of C6H12O6 there is the 38 ATP. 38 ATP released on here. But other side anaerobic is a C6H12O6 2 ethyl alcohol plus CO2 and ATP as the yeast. Another example is a C6H12O6 is equal to 2 lactic acid and plus 2 ATP as is a muscles. And fifth point is take place in the cytoplasma and the mitochondria is a eukaryotics and plasma membranes is a eukaryotics. But anaerobic processor is a take place in the cytoplasma here. The coenzyme is a complex non-protein molecules which is the temporarily bound to energy and act as a link between the metabolic pathway. Series of biochemical reaction. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है श्वसन की अपनी एक महत्वता को बारे में बताया गया है कि आखिर श्वसन है क्या। देखिए श्वसन जो है हर एक जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, यानी रिस्पिरेशन जो होती है हर एक जीव जंतु के लिए, हर एक जो है पौधे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने रखता है स्थान। कहते हैं श्वसन जटिल कार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकृत की वह चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न कोशिकाएं अपचयित किंतु
एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। याद रखना दोस्तों, ये जो होता है एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा मुक्त करती है। श्वसन में जीव तथा बाहरी वातावरण परस्पर गैस विनिमय होता ही रहता है, यानी बाहरी वातावरण जो है परस्पर गैस विनिमय होता ही रहता है। पौधे अपने परिवेश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी अपने प्रवेशों से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प छोड़ते हैं। तो ये पौधे अपने परिवेश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात जो है थोड़ा कन्फ्यूजन दी गई है। पौधे अपने परिवेश में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन और जल वाष्प छोड़ते हैं। ये बात यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखना कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये जो क्रिया होती है जो यहाँ बताया गया है वो नाइट के टाइम होता है। नाइट के टाइम क्या होता है, पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये रात्रि का प्रोसेसिंग है। ठीक है, प्राणियों के संबंध में इस प्रकार केवल गैसीय विनिमय के बारे श्वसन या सांस लेना कहते हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। देखिए, प्राणियों में जो है बाहरी श्वसन होती है जिसे हम सांस लेना कहते हैं, और ये एक जो है भौतिक प्रक्रिया है। कहते हैं कोशिकाओं के भीतर होने वाले वो जैव रासायनिक की प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। यानी भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होने से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है विभिन्न एंजाइम भाग लेते हैं। कोशिका द्वारा जटिल भोज्य अणुओं से जो है ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इस पर निर्भर करती है। जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन। यह तथा जहाँ ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे हम एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है कि प्रेजेंट जहाँ पर एयर होती है उसको हम वायवीय कहते हैं, और जहाँ अब्सेंट होता है एयर को उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। कहते हैं अवायवीय श्वसन में जो है कार्बनिक अणु का आंशिक रूप में जो है विखंडन कोशिका द्रव्य यानी साइटोसोल में होता है। विखंडन कहाँ था दोस्तों, कोशिका द्रव्य यानी साइटोसोल में होता है तथा निकलने वाली ऊर्जा का कुछ अंश ही कोशिका के कार्य हेतु एटीपी के रूप में संचलित होती है। तो कहते हैं हम ही, हमारे इंसानों में भी तो ऐसा ही होता है, हम जितना मर्जी भोजन खा लें लेकिन उसमें से जो है कुछ ही मात्रा में जो है एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है, बाकी सब के सब वेस्ट हो जाता है। तो यही बात यहाँ भी बताया गया है कि निकलने वाली ऊर्जा का कुछ अंश ही कोशिका कार्य हेतु एटीपी के रूप में संचलित कर लेती है। कहते हैं वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन प्रक्रियाओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का जो है अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निकलती है। यह क्रिया जो है यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा झिल्ली में होती है। दोस्तों याद रखना, ये क्रियाएं जो होता है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और जो है प्रोकैरियोटिक्स में जो है प्लाज्मा झिल्ली में होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में ही बहुत ही समानताएँ होती हैं। ठीक है, तो वो समानताएँ क्या है, देखिए दोनों जो है प्रक्रिया में ऑक्सीकरण द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ में ऊर्जा निकलती है। देखिए अवायवीय हो या वायवीय हो, दोनों प्रक्रिया में जो ऑक्सीकरण द्वारा जो है जटिल खाद्य पदार्थ से जो है ऊर्जा निकलती है। कहते दोनों ही प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन वाहकों के रूप में कार्बनिक अणुओं से हाइड्रोजन को हटाने में सह एंजाइम का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर जो होता है दोस्तों सह एंजाइम का जो है उपयोग किया जाता है, कोई एंजाइम का, जिसे हम एंजाइमों का अपचयन तथा धारी पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अधिकांश हाइड्रोजन वाहक जैसे NAD यानी निकोटिनोमाइड्स, एडेनिन्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स जो होती है यानी NAD का फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, और FAD का जो होता है फ्लेविन्स, एडेनिन्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये अणु पुण्य जो है ऑक्सीकृत होकर ATP निर्माण के लिए जो है ऊर्जा मुक्त करते हैं। ATP निर्माण के लिए क्या करते हैं, दोनों के दोनों ऊर्जा मुक्त करते हैं। कहते हैं दोनों ही जो है प्रक्रिया में ऊर्जा स्थानांतरित हेतु ऊर्जा जो है युक्त यानी फास्फोरस यौगिक ATP अणु का प्रयोग करते हैं। यानी ATP अणु का जो है ये सारे उपयोग करते हैं। दोनों के दोनों ही प्रक्रिया में स्थानांतरण हेतु ऊर्जा मुक्त फास्फोरस यानी यौगिक ATP के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीन जो समानताएं थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। कभी कभी एग्जाम में आता है कि एरोबिक एनारोबिक में क्या समानताएं पाए जाते हैं, तो आप इसके विषय में यहाँ से आंसर के रूप में दे सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है आपके लिए। अब हमारे समक्ष जो है अवायवीय और वायवीय में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एरोबिक एनारोबिक
देखिए एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन, मतलब एरो, एरो मीन्स वायु, ठीक है, यानी वायु की उपस्थिति में होता है। एनारोबिक मीन्स एनारो, एनारो मतलब होता है अन, यानी अवायवी, जो कि वायु की उपस्थिति नहीं होता है। ये भी डिफरेंस कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कौन, एरोबिक्स, और एरोबिक जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में जो है कार्बनिक पदार्थ का पुण्य ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी जब हम लेते हैं सांस तो उसमें जो होता है कार्बनिक पदार्थों का पुण्य ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि एनारोबिक में जो होता है इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का आंशिक जो होता है ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीकृत होता है। यानी देखिए इसमें जो है सिंपली कहा जाए तो इसमें पुण्य हो जाता है, इसमें आंशिक हो जाता है, यानी हद नहीं होने की सवाल तो रहती नहीं है, लेकिन आंशिक होती है, यानी कुछ ही मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कुछ ही मात्रा में होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष उच्च श्रेणी के जीवों दोनों पादप और प्राणी में समान न होने वाले श्वसन विधि है, यानी ये दोनों में ही होता है, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो। बट जो एनारोबिक होती है यह प्रकार निम्न जीवों में जैसे जीवाणु, कवक, उच्च जीवों में जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, जैसे कि मांसपेशियों में भी जो है ऑक्सीजन अपर्याप्त ही रहती है, यानी मांसपेशियों में जो है दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। अब यहाँ पर जो है दोनों का रिएक्शन दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जो है ग्लूकोज यानी C12O6 जो है टूट के विखंडित होकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसमें 38 ATP जो है इस्तेमाल करता है। तो देखिए कितना इजी बात आ गया। अब यहाँ पर जो है ग्लूकोज टूटता है, यानी C12O6 जब टूटता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है 2H2OH होती है, यानी इथाइल अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP ही निकलता है, जैसे ईस्ट में होता है, ठीक है। और यहाँ दूसरा भी रिएक्शन दिया गया है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है, जब हम ये रिएक्शन होता है ग्लूकोज का तो 2 लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, 2 लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करेगा और 2 ATP में ही कन्वर्ट रहेगा, यानी ये मांसपेशियों में जो होता है ये रिएक्शन ऐसे देखने को मिलता है। अब कहते हैं यह प्रक्रिया जो है यूकेरियोटिक्स के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में तथा यूकेरियोटिक के प्लाज्मा झिल्ली में होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो एरोबिक है, ठीक है, वो जो होती है यूकेरियोटिक के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है यूकेरियोटिक्स के प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ठीक है, जबकि एनारोबिक जो होती है यह प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा में होती है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कहते हैं सह एंजाइम एक जटिल प्रोटीन विहीन अणु होती है जो किसी एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़कर विभिन्न उपचारिक जो है क्रियाओं को जोड़ने का भी कार्य करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। So our next topic is external respirations, gases exchange. Friend, here external respiration means gases exchange in a plant and atmospheric air move in and out by the simple diffusion take place here through. There is a first point is the general body surface of plant is a stem, root, fruits and seeds. There is a stem, roots, fruits and seeds. And lentils have their opening in the bark of their tree trunk and stomata present in the leaves and young green part of the stem. Here showing this diagram and picture. Here is a lentil cell on the bark of the trees. There is a complementary cells, epidermis, phylums and the phalanges and phylloderms. There is a present on their trees on the cut section. Plant do not need to the O2 carried in the contrast to the animal where the O2 is carried by blood. This is because O2 is a requirement, oxygen requirement is less in a plant than in the animals. In their plant have a large surface area leaves to be absorbed the required amount of oxygen through the diffusion processing. There is a requirement amount of diffusion processing from the atmosphere. Gases enter to the intercellular space inside the plant as a oxygen is utilized, more of it is diffused into the plant. Since CO2 carbon dioxide is a beginning continually forming, it is a concentration in a tissue space because higher than in the surroundings air. As a result, it is a diffuse out of plant, especially when it is not we begin use for a photosynthesis. And the point is the third, can you explain as to why during the day as a plant give out of oxygen instead of taking its upper respiration. In a plant,
O2 released during to photosynthesis in the daytime, the made up available for their respiration. However, the rate of photosynthesis is higher than that of respiration, and thus the plant gives out of excess of O2 in the daytime. However, this release only CO2 at the night as a photosynthesis stop in the absence of sunlight. Animal give out of CO2 at all time. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है बाहरी श्वसन यानी गैस विनिमय। देखिए यहाँ पर बाहरी श्वसन क्या होती है, मीन्स गैस विनिमय। कहते हैं पौधों में वायवीय हवा साधारण मिश्रण द्वारा अंदर से बाहर एवं बाहर से अंदर जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। कहते हैं पौधे की सामान्यतः सतह द्वारा जो है जड़ें, तना, ठीक है, फल और बीज, ये सब जो है पौधों की सामान्य सतह होते हैं, तो आपको भी पता है। कहते हैं वातरंध्र तनों की छाल पर खुलने वाला छिद्र यानी वातरंध्र जो होता है, जो छाल पर जो खुलती है रंध्र, उसे हम कहते हैं वातरंध्र। और रंध्र जो कि पत्तियों एवं नए हरे पौधों तनों में विद्यमान होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि एक वृक्ष की छाल पर बना वातरंध्र। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो है पूरा कोशिकाएं दिखेगी, जो काफ़ी अमाउंट में दिख रहा है। उसके पश्चात जो पहला लेयर होती है एपिडर्मिस की होती है, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद फेलम है, फिर उसके बाद फेलोजन है, उसका फेलोडम है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है पौधों के भी जो है स्किनों में पाया जाते हैं, यानी छाल में पाया जाता है, जो कि उसको जो है विशिष्ट बनाता है। और ये चीज़ें जो होती है इसके जो है छाल जो है काफ़ी वातरंध्र के लिए उपयोगी सिद्ध भी होता है। कहते हैं पौधों को जो ऑक्सीजन वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत जंतुओं में ऑक्सीजन का संबंध रुधिर द्वारा होता है। आपको पता है पौधों की जो है ऑक्सीजन वाहक की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि उसको विभिन्न विभिन्न पार्टों में ऑक्सीजन जाती ही नहीं है। जबकि जंतुओं में ऑक्सीजन का जो संबंध रुधिर द्वारा होता है, यानी जो ब्लड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बॉडी के जो है ऑक्सीजन लेके जाता है और उसको जो है कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। क्योंकि पौधों में जंतु की तुलना में ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है तथा पौधों में ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए सामान्य विसरण द्वारा अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है, यानी पत्तियों द्वारा जो है इसका अधिक क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है आपको पता ही है कि मानव के यानी जो है एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर पौधों के लिए थोड़े मोड़े में की आवश्यकता होती है, वो भी नाइट के टाइम। कहते हैं पौधों के अंदर उपस्थित आंतरकोशिकीय स्थानों में वायुमंडल में गैस एकत्र होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का उपयोग होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन पुण्य विसरण द्वारा पौधों में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में लगातार बनी रहती है। अंत कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पौधों के अंदर बढ़ जाती है तथा सांद्रता बाहर वातावरण में अधिक हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन विसरण द्वारा जो है बाहर निकल जाती है। क्या आप इसकी विवेचन कर सकेंगे कि पौधे दिन के समय ऑक्सीजन निकालते हैं जबकि इसके उपयोग श्वसन हेतु कर सकते हैं? देखिए पौधों में दिन के समय निकलने वाले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए भी किया जा सकता है। कहते हैं परंतु जो है प्रकाश संश्लेषण दर श्वसन दर से अधिक होती है। अंततः दिन के समय पौधे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यद्यपि वो रात के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं होता है। अंततः केवल जो CO2 ही छोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो साफ बात बताई गई है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए भी रखता है और समझ के लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं कोई भी पौधा जो होता है दिन के टाइम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को जो है रिलीज करती है। ये इनका जो है मॉर्निंग की टाइम क्यों? क्योंकि वो खाना बना रही होती है और सूरज के प्रकाश उपस्थित होता है, तो इस प्रोसेसिंग होती है। लेकिन यही प्रोसेसिंग जो होता है नाइट के टाइम उल्टा हो जाता है। वो क्या करती है? ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। इसमें पीपल का पेड़ भी इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। पीपल जो है हर समय ऑक्सीजन ही छोड़ता रहता है, तभी पीपल का पेड़ को जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है मान्यता दिया गया है। कुछ व्यक्ति जो पुराने व्यक्ति हैं ये भी कहते हैं कि कभी भी रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत होते हैं। दोस्तों एक्चुअली में वो भूत प्रेत नहीं होता है, वो जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप भी छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है एक खतरनाक गैस होती है जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए जो है कभी भी नाइट के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसको भूत प्रेत नहीं मार देता है, एक्चुअली में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से कभी कभी व्यक्ति जो है मृत्यु को भी चला जाता है। तो इसलिए जो है पौधों के पास रात्रि के समय नहीं सोना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है यहीं तक रहा, ये खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्रेशन के जो है, उसमें हम सारे साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बी पार्ट में जरूर आप देखिए, इसमें बहुत कुछ हम जानेंगे। लेकिन आपको दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि दोस्तों ये जो है बहुत से बच्चों को मुझे मैसेज मिलता है कि ये वीडियो जो है उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो कृपया दोस्तों ये काम जरूर कीजिए। दोस्तों जो अपने दोस्त है, जो भी है, जो एनआईएस में पढ़ते हैं, चाहे वो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनका सिलेबस है, तो उनके तक पहुंचाने में वीडियो जो है आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कहते हैं जग कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण होता है। कोई व्यक्ति किसी के लिए कार्य करता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको कोई तरह के पैसे की सहायता नहीं देना है, ना ही किसी तरह के आपको जो है शारीरिक कष्ट उठाना है। आपको सिर्फ जो है इस लिंक को, जैसे आपने देखा, आपको समझ में आ गया, तो इस लिंक को जो है आपने जो है कॉपी करके जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, जो बच्चे आपके ग्रुप में होंगे, जो आपके रिश्तेदार ग्रुप में होंगे, जो एनआईएस पढ़ रहे होंगे, चाहे 11वीं क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, उन तक जो है ये वीडियो बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा और उनको भी अच्छा लगेगा। अगर समझ में उनको भी आता है तो वो आपको शुक्रिया अदा करेंगे और आपको थैंक्स कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं अच्छे काम के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, गलत काम करने के लिए आपको 75 बार सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम के लिए सिर्फ कर्म करने की आवश्यकता होती है। और अच्छे काम करने में आपको कोई रोक भी नहीं सकता, न कोई गलत भी नहीं कह सकता। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक यहीं तक था। हम जो है इसका अगला पार्ट जो है बी पार्ट में मिलेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी मज़ेदार भी है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईएसयू बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।